नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे सोरियासिस के बारे में, जो कि बहुत कॉमन डिजीज कंडीशन है। इसके लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज मुखर्जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है और बहुत सारे लोगों में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये बहुत सालों तक लास्ट करता है, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स में इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ऑल्सो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब सीधा सीधा यही है कि वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की ही जो सिस्टम है वो उस स्किन डिजीज़ को फाइट नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि उसको बढ़ा ही रहा होता है। और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे और तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ भी पाया गया है। डायबिटिक्स में जैसे बहुत कॉमन होता है, क्रॉन्स डिजीज़ के साथ बहुत कॉमनली मिल जाता है, और इवन आर्थराइटिस बहुत कॉमनली इसके साथ मिलता है। इसी कारण से बहुत सारे लोगों में इसको लेकर एक जिज्ञासा रहती है कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। दूसरा सवाल है कि सोरियासिस होने के क्या कारण हो सकते हैं। सोरियासिस बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ तो है ही। बहुत शुरुआत में कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और देखने में आया है कि बहुत सारे फैक्टर्स उसके ट्रिगर्स कॉज कर सकते हैं। हालांकि सोरियासिस एक जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और पुश्त दर पुश्त में प्रेजेंट होता है, और इसको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहा गया है, जिसके लिए ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने कि पहले भी कहा कि डायबिटीज़ एंड सीलियाक डिजीज़ के साथ भी ये बहुत कॉमनली मिलता है। थर्डली जेनेटिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रेजेंट होता है, पर नेचुरली जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे आगे जो जनरेशन में जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं सबको नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी भी अगर एक फैमिली में प्रेजेंट है, जेनेटिक्स में हेरिडिटरी में प्रेजेंस है, तो कोई भी ट्रिगर वर्क कर जाता है उन केसेस में। कई बारी बहुत कॉमन जो ट्रिगर सोरियासिस में मिलता है वो है स्ट्रेस, और फिज़िकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, और वो एक छोटे से लीजन्स कहीं पे प्रेजेंट होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसे ही ये भी देखने में आया है कि ये डिसऑर्डर विंटर्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होता जाता है वैसे बेटर हो जाता है। तो विंटर भी मतलब कोल्ड वेदर, जो कोल्ड, जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे और ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखने में आया है, किसी फिजिकल ट्रॉमा है, कहीं पे इंजरी हो गई है, वहाँ पे लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं, या डायबिटीज़ किसी का है और उसका शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो उसका भी सोरियासिस बढ़ना शुरू हो जाता है। सो मल्टीपल रीजंस ट्रिगर वर्क करते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक है और ऑटोइम्यून है, तो इसलिए स्ट्रेस हमेशा उसको बढ़ाता चला जाता है। इसी कारण से उसको ट्रीट करने में भी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली यही जब तक हम उन पूरे सारे रीजंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता जाता है। यदि किसी को सोरियासिस हो गया है तो कोई कैसे पहचानेगा कि उसको सोरियासिस है या फिर कोई और डिजीज कंडीशन है। सोरियासिस जैसे मैंने कहा है क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है, और उसमें टिपिकल जो उसके लीजन्स होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि प्लाक्स बनते हैं, स्केली अपीयरेंस हो जाती है स्किन के। जितने भी लीजन्स होते हैं कहीं पे भी प्रेजेंट हो, वो टिपिकल मैक्यूलोपैपुलर प्लाकी उनके लीजन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनली एक्सटेंसर सर्फेसिस पे आता है, यानी कि एल्बोज की साइड्स में या नीज़ के ऊपर। बहुत कॉमनली ये भी देखा गया है दोनों साइड में इक्वली प्रेजेंट होएगा, मतलब अगर दोनों एल्बोज पे, दोनों नीज पे, हाथों के एक्सटेंसर सर्फेसिस पे, वो भी बहुत कॉमनली ऐसे प्रेजेंट होता है। और जब वो फैलने लगता है तो वो तो खैर पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। अनदर जगह जहाँ पे बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है वो होता है स्कैल्प।
स्कैल्प में यूजुअली जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो पहले तो यही सोचते रहते हैं कि डैंड्रफ है, क्योंकि वो भी एक स्केलिंग की तरह प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो रियलाइज़ करते हैं कि सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी उन्होंने यूज़ कर लिए, बहुत तरीके भी और भी बहुत सारे ऐसे यूज़ कर लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो देन दे कम टू अस। और वो ज़्यादातर जहाँ पे सोरियासिस का कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्रेजेंट हो, तो हमें पता चलता है कि वो बेसिकली सोरियासिस है। और वो बहुत ही स्कैल्प के एजेस पे, हेयर लाइन के एजेस पे दिखाई देने लगता है। थर्ड बहुत कॉमन जगह जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होते हैं नेल्स। नेल्स में पिटिंग हो जाएगा, और नेल्स में भी एक लेयर आफ्टर लेयर जैसे थिकनिंग ऑफ द नेल्स मिलने लगती है, और जैसे झड़ने लगते हैं नेल्स, वो बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। ये तो उसकी अपेयरेंस है, जिससे आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों को अब पता चल जाता है कि हाँ ये सोरियाटिक लेशंस है। अच्छा, इसके कुछ टेस्ट भी हैं। एक जो कॉमनली टेस्ट हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कैंडल ग्रीस साइन। कैंडल ग्रीस साइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंटेड चीज़ से उन लीजन्स को थोड़ा सा भी अगर उसको कुरेदेंगे तो उसमें से थोड़ा सा सिल्वरी से स्केल्स निकल के आते हैं कैंडल की तरह, दैट इज कॉल्ड कैंडल ग्रीस साइन। और अगर उसको हम और ज़्यादा खुरचे तो उसमें से कई बार थोड़ा सा ब्लड टाइप ही निकल सकता है, जिसको हम ऑस्पिच साइन कहते हैं। तो वो भी पॉजिटिव मिलता है हमें सोरियासिस में। एंड थर्ड बहुत कॉमनली जो चीज़ हम एक कॉबनर्स फिनोमेना बोलते हैं, जो कि और बहुत सारी डिजीजेस में भी प्रेजेंट होता है, बट सोरियासिस में काफ़ी कॉमनली मिलता है। और वो जहाँ उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जिस भी लीजन पे सपोज सोरियाटिक लीजन है, और अगर उससे कहीं स्टार्ट होती हुई कोई लाइन या किसी ने स्क्रैच कर दिया, उसकी एक लाइन बन गई, या कोई इंजरी लाइन बन गई, तो ऐसे केसेस में भी फिर वो मतलब उसके आसपास, उस लाइन के आसपास भी वो लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं। सो यही बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रेजेंट होता है, बट कॉमनली सबसे कॉमनली जो एज डॉक्टर्स हम लोग जो देखते हैं वो उसकी अपीयरेंस से ही बहुत हद तक पता चल जाता है। बहुत रेयर केसेस में हालांकि हम लोग बायोप्सी भी कर सकते हैं ऐसे केसेस में, पर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर तो उसके अपीयरेंस से ही हमें कंफर्म हो जाता है कि वो सोरियासिस है, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप जानते हैं मैम कि सोरियासिस कितने तरीके का हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है, और बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट है आज की डेट में, देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोरियासिस के बारे में ये भी है कि वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं ट्रांसमिट होता। सेकेंडली जेनेटिकली तो एक दूसरे से ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू द चिल्ड्रन, और फ्रॉम द फादर साइड, वट एवर फ्रॉम द जेनेटिक ट्री, तो ज़रूर ट्रांसमिट हो सकता है। और उसके डिफरेंट वैरायटीज़ में से फर्स्ट वैरायटी जिसे हम जो बहुत कॉमनली प्रेजेंट 70 to 80% पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है, उसको प्लाक सोरियासिस कहते हैं। इसमें बिफोर दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे सोरियासिस प्रेजेंट होता है, जो सोरियासिस में जो स्किन में जो चेंज आता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे स्किन की जो सबसे बाहर वाली परत जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, उसमें नॉर्मल में अगर वो 28 दिन में वो चेंज होती है, तो सोरियासिस में जो बेसिक पैथोलॉजी हो रही होती है वो ये होती है कि वो 4 दिन में ही बदलने लग जाती है। तो जैसे कि वो बोलते हैं ना कि स्नेक की स्किन निकलती है ना, वैसे ही सोरियासिस में क्या होता है कि वो स्किन की जो अपर वाली लेयर है वो जल्दी से जल्दी बहुत बारी वो बदलती चली जाती है। एज अ रिजल्ट वो एकदम थिक सी स्किन बनेगी, और वो ऐसे शेड भी हो रही होती है। तो फर्स्ट टाइप जो बहुत सबसे कॉमन है उसको प्लाक सोरियासिस इसलिए बोला गया है कि उसमें कॉमनली जो लीजन्स होते हैं वो उसमें बहुत थिक सी स्किन बनेगी, और वो स्केल बन के वो निकलती चलेगी, झड़ती रहेगी वो एकदम। और बहुत सारे जो लीजन्स होते हैं वो थिक से स्किन के बनने लग जाते हैं। दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। एक्सटेंसर सर्फेसेस पे जैसे मैंने कहा प्रेजेंट होगी, एल्बोज में, नीज में, एंकल्स के साइड में, इवन जॉइंट्स, हाथों की एक्सटेंसर सर्फेसेस में भी प्रेजेंट, यूजुअली एक्सटेंसर उसका वो प्रेजेंस होता है। दूसरी जो वैरायटी है दैट इज कॉल्ड गट्टेड सोरियासिस। उसमें बहुत छोटे छोटे होते, वैसे ही मैक्यूल्स या पैप्यूल्स होते हैं, प्लाक्स बनते हैं, बट वो छोटे छोटे लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल स्पॉट्स टाइप, एंड वो कॉमनली बच्चों में या यंग अडल्ट्स में पाए जाते हैं, और बहुत तेज़ी से निकल के आ जाते हैं कई बारी।
थर्ड वैरायटी जो कॉमनली हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड पस्चुलर सोरियासिस। उसमें यूजुअली तो जितने भी मैक्यूल्स या पैप्यूल्स जैसे हमने बोला कॉमन प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें पस्चूल्स बनने लग जाते हैं, यानी कि पस वाले दाने बनने लग जाते हैं। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पस तो बन रहा होता है, पर ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। मतलब अनलाइक एनी अदर स्किन डिसऑर्डर जिसमें पस बन रहा है तो वो एक दूसरे को इन्फेक्ट भी कर सकता है, बट पस्चुलर सोरियासिस में एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं करता है, बट उस पेशेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है और उसको इमिडिएट उसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ टाइप ऑफ जो सोरियासिस है उसको हम इन्वर्स सोरियासिस बोलते हैं। इन्वर्स सोरियासिस इसलिए बोला जाता है कि जनरली तो सोरियासिस में जैसे थिकन स्किन हो रही होते हैं वैसे वाले स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन्वर्स सोरियासिस में थोड़ी शाइनी सी स्किन दिखने लगती है और वो कॉमनली ग्रॉइन एरिया में, आर्मपिट्स में, या इन बिटवीन द ब्रेस्ट या वेस्ट रीजन में, अंडरनीथ द ब्रेस्ट, ऐसे कॉमन जो फोल्ड्स और क्रीजेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अनदर टाइप ऑफ सोरियासिस जो कि अब एक सीरियस फॉर्म ऑफ सोरियासिस मिलता है उसको एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं, और उसमें बहुत कॉमनली स्किन जैसे एकदम बर्न लाइक दिखने लगती है, और उसके साथ साथ कई बार फीवर भी प्रेजेंट होता है, पेशेंट डिहाइड्रेट होने लगता है, एंड दैट कैन बी लाइक एन एक्यूट इमरजेंसी। और उसमें पेशेंट्स बहुत सीरियसली अगर इन्वॉल्व हो जाए तो इट कैन इवन लीड टू वेरी वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फॉर द पेशेंट, और उसको इमिडिएटली किसी हॉस्पिटल में ही उसको ट्रीट करना चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी रेयर, बट अगर प्रेजेंट हो तो उसको एक्यूट उसकी तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। दो और कॉमन टाइप्स ऑफ सोरियासिस होते हैं। वन इज स्कैल्प सोरियासिस, जो हमने पहले भी बात किया कि लीजन्स तो बहुत वैसे ही डैंड्रफ की तरह दिखते हैं और बहुत हेयर लाइन के साइड में बहुत कॉमनली दिखने लगते हैं, और इचिंग भी हो सकती है। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन सोरियाटिक स्कैल्प एंड एनी अदर डैंड्रफ या एनी अदर लीजन ऑन द स्कैल्प इज कि इसके साथ यूजुअली सोरियाटिक स्कैल्प के साथ हेयर लॉस नहीं हो रहा होता, मतलब उसके कारण हेयर लॉस नहीं हो रहा होता है। ऐसे ही अनदर टाइप जो सोरियासिस का है जो कि नेल्स को अफेक्ट करता है उसको हम नेल सोरियासिस कहते हैं। नेल सोरियासिस भी देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स को कई बार सिमिलरली लग रहा होता है, बहुत सारे लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जैसे नेल्स में हो रहा है वैसे दिखे, लेकिन सोरियाटिक जो नेल्स होते हैं उसमें बहुत पिटिंग मिलती है, नेल्स रफ से हो जाते हैं, बहुत से इरेगुलर सर्फेसेस हो जाती हैं, फिर वो नेल्स ब्रेक करने लगते हैं और लेयर बाय लेयर ऑफ नेल्स भी निकलने लग जाते हैं। दिस वर द मतलब 7 टाइप्स ऑफ सोरियासिस। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम सोरियासिस के साथ जोड़ते हैं और बहुत कॉमनली मिलता भी है, उससे हम एक तरह की कॉम्प्लिकेशन भी बोलेंगे सोरियासिस के साथ एसोसिएटेड है, जिसे हम बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। उसमें बहुत कॉमनली पेशेंट्स को बहुत सालों से, जैसे सोरियासिस अगर है, बहुत सारी बॉडी में लीजन्स हैं, तो उसमें आर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं, and that is also अगर psoriasis has been present for a very very long time, of course उसमें भी कहीं ना कहीं arthritis जब इन्वॉल्व हो रहा होता है कुछ जॉइंट्स में, तो उसमें थोड़े से टेढ़ापन आ जाना जॉइंट्स में और पेन्स रहना, वो भी बहुत कॉमनली मिलने लगता है। काफ़ी जो व्यूअर्स होते हैं उन्होंने हमें लिखा है कि जो सोरियासिस है क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखिए, सोरियासिस की जितनी भी हमने डिस्कशन की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उसके बारे में यही है कि वो एक क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, प्लस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर देखा जाए जैसे डायबिटीज़ भी एक अलग तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट ये समझे कि किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को वो क्योर जो टर्म है ना वो नहीं यूज़ कर सकते हैं लोग। उसकी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेशेंट्स को ये अगर समझ आ जाए चीज़ कि हम इस स्किन डिसऑर्डर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारी ट्रीटमेंट तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसका, बट वो और अपने कितने लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकता है उसी हिसाब से बहुत डिपेंड करता है। अब सोरियासिस में जैसे मैंने बोला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ट्रिगर का भी मैंने बताया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है,
तो मैं ये बोलूँ कि हाँ स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल सब वो चीज़ है। और पेशेंस धीरे धीरे, लेकिन वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपने ही तरीके से, हर पेशेंट का एक डिफरेंट तरीका होता है कि उस स्ट्रेस को मैनेज करना, उस चीज़ को मैनेज करना सीखे। प्लस सोरियासिस के जो उसका रेगुलर जो इतने सालों से प्रेजेंट होता है, वो ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है। और जैसे विंटर्स में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे पेशेंट्स का बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट बहुत बारी जो है सोरियासिस जो है ना, वो डॉक्टर शॉपिंग ही करता रह जाता है। वो कभी एक पैथी से ट्रीटमेंट लेता है, कभी दूसरी पैथी से ट्रीटमेंट लेता है, और कुछ ही तो सेम पैथी में डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई परमानेंट क्योर नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हम मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब जब फैक्टर्स आएंगे उसको एग्रीवेट करने वाले, तब तब वो डिजीज कंडीशन आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होते हैं लीजन्स। बहुत सारे पेशेंट्स, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स में ये ठीक हो जाते हैं। पर पहले दिन ही हम पेशेंट्स को ये बताते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं कि ये क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है। कई बार सालों साल ये डिसऑर्डर चलता रहता है, और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस ही ट्रिगर कर देगा, या फिर वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर वो ट्रॉमा से रिलेटेड भी, जैसे कहीं पे भी चोट लग गई है वहीं पे लीजन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि पेशेंट कितना एक्चुअल में पेशेंट है, कितनी पेशेंस से वो उसका ट्रीटमेंट कराता है। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में सबसे बड़ा जो अपर हैंड है सोरियासिस के ट्रीटमेंट में, वो यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि स्लोली उसको ट्रीट करते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो लीजन्स जाते भी हैं, और उनके सारे ट्रिगर्स जो फैक्टर्स हैं उनको हम कवर करके चलते हैं, और वो धीरे धीरे जब लीजन्स ठीक होते चले जाते हैं और प्रोलॉन्ग जब ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से तो नहीं सफ़र करता ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के साथ। और बहुत सारे केसेस ये प्रूव्ड है, रिसर्च रिपीटेडली दिखाता भी है कि एटलीस्ट होम्योपैथी जब लोग चूज़ कर रहे हैं तो बहुत हद तक ये मैनेज हो जाता है, बहुत हद तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। मैं क्योर इसलिए टर्म नहीं यूज़ करूँगी, कई बार बहुत हद तक पेशेंट्स में ऐसा होता है कि छोटे मोटे लीजन्स रह गए और वो बिल्कुल डोर्मेंट स्टेट में पड़े रह गए और ज़्यादा ट्रबल नहीं कर रहे, और पाँव में है या कहीं ऐसे हिडन स्पेस में है, वो इतना ज़्यादा पेशेंट को बॉदर नहीं कर रहा है। बट हाँ, सालों साल पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेता है तभी वो जाके फर्क पड़ जाता है। ये मैं कहूँ कि हाँ बस हमने क्योर कर दिया और हमने इतने पेशेंट्स ही कर दिए, तो वो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि पेशेंट कितना इस चीज़ को समझ रहा है, कितने वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और कितना ड्यूटीफुली वो उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉलोअप्स आर वेरी नेसेसरी। साइंटिफिकली अगर उसको ट्रीट किया जाए तो बहुत हद तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बहुत हद तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। क्या जो हम खाना खाते हैं वो सोरियासिस को अफेक्ट कर सकता है? और इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें सोरियासिस के टाइम पर, यानी कि जिसको सोरियासिस हो गया है, उसको किस तरीके का खाना खाना चाहिए? देखिए, सोरियासिस जैसे मैंने कहा कि सालों साल पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है, तो एक कोई मैं डाइट बोलूँ कि जिससे वो ट्रिगर कर जाएगा, ऐसा कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगेन मैंने जैसे बहुत बारी ये चीज़ बोली है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड मिल जाती है, या सिलिक डिजीज़ भी जैसे एक कॉमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो जो डाइटरी एलिमेंट्स, जैसे कि जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, वो सोरियासिस को भी बढ़ाने में मददगार हो जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड, या नॉन वेजिटेरियन फूड, या बहुत हद तक मिलता है कि प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड, जो जिसे हम बोलते हैं ना, जो पैकेट बॉटल में और प्रिजर्व्ड जो फूड एलिमेंट्स हैं, वो बहुत हद तक क्रॉनिकली एट द बैकग्राउंड वो सोरियासिस को बढ़ा सकता है। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत बारी देखा गया है कि सोरियासिस को बढ़ा सकता है। और जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेटरी फूड्स में इवन शुगर्स, रिफाइंड फ्लावर, मैदा,
इवन फॉर दैट मैटर वाइट राइस, रिफाइंड ऑयल्स, ये सारे के सारे भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सोरियासिस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर लोग ये सब खाना छोड़ देंगे तो सोरियासिस एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ये भी है कि अगर ये एलिमेंट्स हम बहुत हद तक अपनी डाइट से कम कर दें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। इवन सोरियासिस में ये भी देखने में आया है कि थोड़ा सा प्रोटीन डाइट उनको खाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत सिल्वरी स्केल्स बन रहे होते हैं, स्किन शेड कर रही होती है। तो अगर पेशेंट बहुत अच्छे से प्रोटीन्स लेता है तो उसकी स्किन टेक्सचर बेटर होने लगता है। थर्डली, मॉइस्चर की कमी होना स्किन में। अगर पेशेंट बहुत पानी नहीं पीता है और डिहाइड्रेटेड रहता है या उसकी स्किन इटसेल्फ में पानी नहीं है तो भी वो सोरियासिस के जो लीजन्स हैं उसमें काफ़ी इचिंग हो सकती है, रफनेस आ सकती है। तो बाय एंड लार्ज अगर एक प्रॉपर हेल्दी डाइट ली जाए और पानी बहुत अच्छे से पिया जाए, प्रोटीन रिच डाइट ली जाए तो सोरियासिस बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी फीमेल को डिलीवरी हो गई है, उसके बाद उसको सोरियासिस हुआ है, तो क्या उसके बच्चे को फ्यूचर में सोरियासिस हो सकता है? देखिए, जैसे हमने अभी ये बहुत बारी डिस्कस भी किया है कि सोरियासिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड यूजुअली ये एक डोमिनेंट जीन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ट्रिगर्स बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली में अगर किसी को आगे आने वाली जनरेशन में लाइक आई सेड स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाता है, कई बार इंजरीज से ट्रिगर हो जाता है, कई बार ट्रॉमा से ट्रिगर हो जाता है, कई बार इवन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस किसी को यूँ प्रोलॉन्ग रह गया हो, सिक हो गया हो कोई इंसान, उसको भी ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगर्स और तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ जनरली अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के बाद भी हुआ है या डिलीवरी के बाद भी हुआ है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली मिला है, तो उसके बच्चे को तो मिल ही सकता है। वो उसको कब निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट अप्लाइज टू ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मैम, आप जानते हैं कि जो होम्योपैथी है वो सोरियासिस में किस तरीके से हेल्प कर सकती है? और बेसिकली इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये तो समझ आ गई है कि क्योंकि क्रॉनिक है और लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत टाइम लेगा ये ट्रीटमेंट इसका, तो इसका पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हम बोलें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि कब कौन सी स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है। अगर फर्स्ट स्टेज में ही प्योरली हमें जो केसेस मिलते हैं और बहुत सारे फेथफुल बहुत सारे फेथफुल फॉलोअर्स जो हैं होम्योपैथी के, वो जब हमारे पास आते हैं तो ट्रूली स्पीकिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और फर्स्ट स्टेज में अगर हम ट्रीट करें तो धीरे धीरे वो पेशेंट्स बहुत हद तक इससे छुटकारा पा लेते हैं। अब कॉमनली जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो क्योंकि डर जाते हैं, कॉस्मेटिक रीजंस इन्वॉल्व है, उनको साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत बारी वो और तरीके के ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं, बहुत सारे लोशंस लगा चुके होते हैं, बहुत सारे लोकल एप्लीकेशंस लगा चुके होते हैं, बहुत कई बारी तो स्टेरॉइड्स भी ले चुके होते हैं ओरली भी। और ऐसे केसेस में जब पेशेंट्स आते हैं बहुत हद तक वो बहुत सालों से प्रेजेंट हो चुका है, क्रॉनिक है, तो डेफिनेटली पेशेंट को ये समझना ही पड़ेगा कि उसको बहुत धीरे धीरे उसको ट्रीट करना पड़ता है, बहुत साइंटिफिकली उसको फॉलो अप करना पड़ता है। उसकी लाइक आई सेड, आई यूज़ द टर्म मैनेजमेंट, मतलब वो उसके सारे ट्रिगर्स को हमें मैनेज करना पड़ेगा, उसके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट देते हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू से कि आई एम वेरी हैप्पी इन फैक्ट टू से कि जो लोग हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए सोरियासिस के लिए, तो वो अगर लगातार फॉलो करते जाए ट्रीटमेंट को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है ट्रीटमेंट, द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ दे फॉलो अप एंड हाउ दे अप्रिशिएट इट एंड हाउ दे अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इस ट्रीटमेंट को फॉलो अप करते रहेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। काफ़ी पेशेंट्स से पूछते हैं कि यदि पेशेंट्स ने सोरियासिस के टाइम पे होम्योपैथी मेडिकेशन ली
तो क्या उनकी जो डिजीज कंडीशन है वो एग्रीवेट होगी, यानी कि वो क्या बढ़ सकती है? एग्रीवेशन तो सोरियासिस का बहुत सारे रीजन से हो जाता है, बहुत सारे ट्रिगर्स हमने डिस्कस भी किए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका बेसिक ट्रीटमेंट ही इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि कौन से स्टेज में हमारे पास पेशेंट आया है। अगर ऑलरेडी वो बहुत सप्रेस्ड ट्रीटमेंट ले चुका है, सप्रेसिव ट्रीटमेंट बाय ऑइंटमेंट्स एंड लोशंस एंड स्टेरॉइड्स एंड बहुत सारी तरीके से वो, और होता भी बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं इतने टाइम से, क्योंकि सालों साल से वो उससे सफ़र कर रहे हैं, और वो जब फेल हो गए ट्रीटमेंट, वो चीज़ बढ़ती ही गई, तब कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को ये चीज़ पहले से ही बोल के चलती हूँ कि देखो, हम अब आपके लोशंस और ये ऑइंटमेंट्स जब हम छुड़वाएंगे, बंद करेंगे, तो शायद वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है कि ठीक है, अभी तो लिमिटेड है उसके लीजन्स, बट होम्योपैथी से बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। वो अब इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैसे हम एज फिजिशियंस उसको ट्रीट कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटेडली यूजिंग द टर्म मैनेजमेंट, कि कैसे धीरे धीरे उनके लोकल एप्लीकेशंस हम छुड़वाते हैं। एग्रेवेट वो इसलिए नहीं होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमने दे दी और वो पेशेंट सफ़र कर रहा है और हम उसको ट्रीट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में कई बार ऐसा लगता है कि हमने जब उनके लोकल एप्लीकेशन छुड़वाए तो उनको थोड़ा बढ़ावा लगेगा या इचिंग लगेगी, बट टेक्निकली अगर बहुत साइंटिफिकली अंडर अ क्वालिफाइड फिजिशियन अगर आप ट्रीट करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट होम्योपैथी में बहुत अच्छे से पेशेंट की हेल्प की जा सकती है ऐसे केसेस में। मैम, होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद कितने दिनों में पेशेंट को रिजल्ट नजर आने लगता है? अगेन इसका भी यही एक हमें देखने में मिलता है कि फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट आया है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी रिस्पांस मिलने लग जाता है और हम उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलता चला जाता है। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास बहुत सालों से सफ़र कर रहा है और उसके बाद आ रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर रहा है, तो जायज़ ही बात है कि वो उसमें ये बोल पाना कि कितने दिनों में वो ठीक हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल काम है। सो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है इस सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि फर्स्ट किस एज ग्रुप में है, कौन सी स्टेज में हमारे पास पेशेंट आया है, उसकी और कुछ कॉम्प्लिकेशन साथ में है कि जैसे मैंने कहा सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ऑल्सो टाइप ऑफ सोरियासिस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। स्कैल्प सोरियासिस है, अब नेल सोरियासिस है, नेल सोरियासिस में इतने ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो चुके होते हैं नेल्स कि उसमें इम्प्रूवमेंट आने में सालों साल लग जाते हैं कई बारी। मतलब वो पेशेंट तो उनको भूल चुके होते हैं वो कि प्रेजेंट है, क्योंकि ना तो उससे दर्द हो रहा है ना उसको कोई तकलीफ हो रही है, सिर्फ देखने में ही तो खराब लग रहे हैं और लोग उसको कवर करके चलते हैं और वो फिर ट्रीटमेंट लेते भी नहीं है कई बारी। तो ऐसे केसेस में अगेन बहुत टाइम लग सकता है। पर आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो हम सब होम्योपैथी फिजिशियन ये पहले से ही पेशेंट्स को बोल के चलते भी हैं, उस चीज़ को पेशेंट समझें कि अगर हम बोल रहे हैं कि बी पेशेंट, तो उसका मतलब यही है कि आप डॉक्टर की बात समझकर उसको फॉलो करें, रेगुलरली ट्रीटमेंट लें और अंडर सुपरविजन रहे। बहुत कॉमनली ये जो रेस्टलेसनेस हो रही होती है पेशेंट में कि किसी तरीके से जल्दी से ठीक हो जाए, तो जल्दी से नहीं होने वाला है, ये तो पक्की बात है। तो पेशेंट अगर प्रॉपरली उसको साइंटिफिकली अंडर क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन ट्रीटमेंट ले रहा है तो पेशेंट रहे, एटलीस्ट उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे उनको, ये तो तय है कि क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर बहुत महीनों सालों तक भी पेशेंट्स लेते आते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ले रहे हैं, तो उनको ये तो है ना कि उनको मेडिसिन की किसी कॉम्प्लिकेशन से या मेडिसिन के किसी साइड इफेक्ट से नहीं सफ़र करना पड़ेगा और धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, जो कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स एक्चुअली इस चीज़ को वाउच भी करेंगे कि उनको कितना फ़ायदा हुआ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। बेसिकली ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिजीज़ कंडीशन पे, किस कंडीशन में किस सिचुएशन में हमारे पास पेशेंट आया है। इमरजेंसी मेजर्स, जैसे मैंने बोला कि एक इमरजेंसी एरिथ्रोडर्मा सोरियाटिक है, वो तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी मेजर्स में ट्रीट करा जाता है, बट ऑल अदर टाइप्स ऑफ सोरियासिस नीड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट डेफिनेटली। मैम, अब जानते हैं यदि किसी को सोरियासिस हो गया है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बेसिक प्रिकॉशंस तो यही है कि जो भी ट्रिगर्स हैं उसके वर्क जो करते हैं उस चीज़ को अवॉइड करना है।
सबसे बड़ा ट्रिगर तो स्ट्रेस है। आई डोंट नो वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है बट हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट पेशेंट्स टू पेशेंट वेरी करता है, और वो अगर पेशेंट लर्न कर जाए तो बहुत हद तक ट्रिगर्स, स्ट्रेस वाला जो ट्रिगर है उसको अवॉइड कर सकता है। सेकेंडली डाइट्री जो रिस्ट्रिक्शंस हमने डिस्कस करी कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या हॉट इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स हैं, रिफाइंड फूड्स हैं, उनको अवॉइड करे तो वो भी कहीं ना कहीं सोरियासिस का जो एग्रेवेशन है वो प्रिवेंट कर जाएगा। थर्डली जैसे विंटर्स में ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा वार्मथ मेंटेन करे बॉडी में, थोड़ा सा कवर करके रहे, तो उससे भी बहुत पेशेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। फोर्थली मैंने जैसे पहले भी बोला है कि स्किन हाइड्रेटेड रहे, अगर पानी ज़्यादा अच्छे से पीते हैं, नेचुरल स्किन का जो हाइड्रेशन अगर मेंटेन हुआ तो भी सोरियासिस काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी, और हाँ मतलब मैं ये कहना भूल गई कि सोरियाटिक आर्थराइटिस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सोरियासिस को अगर फर्स्ट कुछ महीनों में फर्स्ट स्टेज पे ही हम अगर ट्रीट कर देते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर प्रोलॉन्ग तरीके से सोरियासिस प्रेजेंट है और पेशेंट ने उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया है, तभी हमारे को ये सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियाटिक नेल्स जो इतने ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, वो सब चीज़ें भी हमें प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे उसको फॉलो अप कर रहे हैं, और बाकी जितने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस अगर पेशेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट कैन बी वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स। मैम, आप सोरियासिस के पेशेंट्स को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ जो मैं सोरियासिस के बारे में जो बोलना भी चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ इनफैक्ट, वो यही है कि क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो जब भी लीजन्स निकलते हैं, पेशेंट परेशान हो जाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि घबराए नहीं। इंटरनली वो बहुत डैमेज कर देगा या बहुत ज़्यादा सिवियर कॉम्प्लिकेशंस देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली ऑन द लेयर ऑफ द स्किन। बहुत कम केसेस में डेफिनेटली जैसे हमने कॉम्प्लिकेशन जो डिस्कस करी वो होती हैं, वो भी तब जब वो प्रॉपर्ली उनको ट्रीट नहीं करते हैं। सेकेंडली अगर हम ये समझ जाएं कि इस डिज़ीज़ में टाइम लगेगा ही, तो डेफिनेटली आप एक अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जा सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करा सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट को समझें। आई थिंक जितने भी क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन हैं वो आपको समझाते भी हैं, एटलीस्ट आई डू दैट, एंड मुझे मालूम है मेरे भी जितने कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वी हैव बीन ट्रेन्ड कि ये डिज़ीज़ के बारे में हम प्रॉपर्ली पेशेंट्स को बताएं, और हम ये बोलते भी हैं बहुत सारे पेशेंट्स को कि वक्त लगेगा, लेकिन अगर पेशेंटली आप ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इससे छुटकारा मिल जाएगा और बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। कहीं भी मुश्किल नहीं होगी, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, मेन थिंग इज दैट, और फॉलो करना है, और उसको साइंटिफिकली जब ट्रीट किया जाएगा तो आपके साइड इफेक्ट्स भी कुछ नहीं होने वाले हैं। तो प्रॉपर्ली उसको ट्रीट कराएं और टेक गुड ट्रीटमेंट एंड बी रिलीव्ड ऑफ द डिजीज, दैट इज व्हाट इट इज। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लो, और ये मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, बट आई नो व्हाट वी कैन डू, दैट इज़ द बेसिक थिंग। सो हमें पता है कि हम किस तरीके से पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, और अगर जो भी पेशेंट्स अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि उनको बहुत हद तक इस डिजीज से रिलीफ मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।